हेलो गाइस, वेलकम टू CLT MBPS। और आज हम देखने वाले हैं एम्फीबियन का नेक्स्ट ग्राफ, जिसका नाम है जेनेसिस ऑफ फैटिग इन स्केलेटल मसल। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है वो है मसल, जो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है मसल कर्व शोइंग फैटिग एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेड स्टिमुलेशन, है ना। तो ये ग्राफ क्या बताता है कि रिपीटेड स्टिमुलेशन देने के बाद जो भी हमको फैटिग देखने को मिलती है स्केलेटल मसल में, उस चीज़ को ये ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, एकदम डीप में नहीं समझाया गया है। एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे कम से कम टाइम लगे और जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके, है ना। तो चलो अपन अब स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ क्या बताता है। तो यदि आपको ऐसा ग्राफ दिखे जिसमें बहुत सारे स्टिमुलेशन दिए हो और बहुत सारे ग्राफ एक साथ दिख रहे हो, तो वो होता है स्केलेटल मसल का फटीग, है ना। ये अपन एम्फीबियन की बात कर रहे हैं ना। तो देखो, नॉर्मल आपने सिंपल मसल ट्विच देख रखा होगा, क्योंकि देखो मैंने बता रखा है ना, सिंपल मसल ट्विच का एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा। ये हम यहाँ पर ग्राफ में अपन एक बात देखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन है, यहाँ पर सेम रखना है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक स्टिमुलेशन देते हैं, एक स्टिमुलस देते हैं, तो वो ग्राफ शो होता है ना। फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, है ना। तो ऐसे कर करके हम बहुत सारे स्टिमुलस देते हैं, लगभग 70 स्टिमुलस। तुम बोलोगे कि ये 1 2 3 ऊपर क्यों गया है, फिर 10 20, है ना। तो इस ग्राफ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम जब भी हम आइसोलेटेड नर्व मसल प्रिपरेशन में हाई बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से हम स्टिमुलस देते हैं, तो क्या होते हैं, नर्व मसल जो होती है वो क्या हो जाती है, थक जाती है। क्या नर्व मसल जो भी प्रिपरेशन होता है वो थक जाता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कॉन्ट्रैक्शन एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। जैसे हमने 10 कॉन्ट्रैक्शन दिए, उसके बाद 20 कॉन्ट्रैक्शन तक उसकी और नॉर्मल वैल्यू कम हो गई, फिर 30 से ना। तो यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे वो 10-10 के इंटरवल में देखते हैं ना। क्यों? क्योंकि यदि हमने बार बार हर एक के बाद देखेंगे तो ओवरलैप होते दिख जाएंगे और ग्राफ बहुत ही बिगड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 10-10 के इंटरवल में लिया गया है। देखो, पहले 10 लिए, 10 कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये लिया, फिर 20वें कॉन्ट्रैक्शन पे लिए, फिर 30वें, फिर 40वें, फिर ना। तो ये 10-10 के कॉन्ट्रैक्शन पे अपन ने क्या करा है, ग्राफ को प्लॉट करा है, मतलब लेबलिंग करी है, ताकि हमको आसानी से ईजी समझ में आ जाए। फिर हम बोलोगे कि तुम बोलोगे कि ये 1 2 3, ये 1 फिर 2 और 3 ऊपर क्यों जा रहा है, जबकि नंबर बढ़ने पर तो ग्राफ नीचे आ रहा है। देखो, ये बेस लाइन है तो बेस लाइन के टूवर्ड्स आ रहा है। तो नंबर बढ़ने पर इनिशियली जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं तो फर्स्ट में इतना कॉन्ट्रैक्शन दिखा, इतना एम्पलीट्यूड, बट सेकंड कॉन्ट्रैक्शन में इसका हायर होता है। तो जब इसमें एक लाइन बोली गई है कि इनिशियल कुछ कॉन्ट्रैक्शन में हमको एम्पलीट्यूड ज़्यादा दिखता है और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा दिखती है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न उन्होंने बताया बेनिफिशियल इफेक्ट, जो कि मैंने आपको दूसरे जो भी सिंपल मसल ट्विच के जो सेकंड सक्सेसिव स्टिमुलस है उसमें भी बता रखा है कि बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होता है। यदि हम एक बार स्टिमुलस देते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो सेकंड में ऐड हो जाता है और सेकंड वाला का थर्ड में ऐड हो जाता है, पर ये कुछ ही नंबर तक चलता है, उस पूरे नंबर में नहीं होता। उसके बाद क्या हो जाती है, जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो कम होने लग जाती है ना। तो इनिशियली बेनिफिशियल इफेक्ट की वजह से हमको स्ट्रेंथ बढ़ी हुई दिखती है, हाइट बढ़ी हुई दिखती है, बट उसके बाद यदि हम कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम होते जाता है, जैसे हमने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाया। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। दूसरा फिर बोलेंगे कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिमाइंडर। कॉन्ट्रैक्शन रिमाइंडर क्या होता है कि जब भी हम रिपीटेड स्टिमुलस देते हैं तो जो मसल है, देखो ये मसल में ये इतना कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है और इतना होता है रिलैक्सेशन फेज। तो यहाँ से स्टार्ट हुई तो इसको ऐसे करके पूरा वापस बेस लाइन पे आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जब भी हम रिपीटेड स्टिमुलस देते हैं तो क्या होता है कि मसल जो है कम बहुत हम जल्दी जल्दी स्टिमुलस देते हैं तो मसल जो है कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं हो पाती है ना। इसका रीज़न ये दिया है कि मसल डज नॉट रिलैक्स कम्प्लीटली, मतलब इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन होता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं और एटीपी भी ख़त्म हो जाती है ना। तो इसका रीज़न ये गया है कि ये जो बेस लाइन है यहाँ से, देखो ये बेस के पास है ना, बट इसकी जो जब हम ग्राफ कराते जाते हैं तो ये जो बेस लाइन है वो ऊपर उठती जाती है, और इन बेस लाइन्स को ही हमने क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन रिमाइंडर। तो इसका रीज़न ये दिया है कि बेस लाइन राइजेज ड्यू टू द इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द मसल फॉलोइंग द डिप्लीशन ऑफ एटीपी। यही मैंने बोला है कि इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन होता है एटीपी की डिप्लीशन की वजह से, जिसकी वजह से जो बेस लाइन है वो ऊपर हो जाती है, मतलब ऊपर उठ जाती है, मतलब इनकम रिलैक्सेशन पूरा नहीं हो पाता है। यहीं पर रिलैक्सेशन के बाद वापस से हमारा कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है, रिलैक्सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है ना।
इसी वजह से जो बेस लाइन है सब ऊपर आने लग जाती है, और इन्हीं को हमने बोला है कॉन्ट्रैक्शन रिमाइंडर। इसमें क्या बच रहा है, ये तो नॉर्मल सी एक लाइन है टाइम ट्रेसिंग जिसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, जो कि हमारी टाइम को मेज़र करने के लिए होता है। ट्यूनिंग फोर्क जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज रखते हैं। इसमें यदि वो और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इसके अलावा और क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट साइट ऑफ फटीग। इस प्रिपरेशन में फर्स्ट साइट ऑफ सबसे पहले क्या फटीग होता है, तो यहाँ पर आंसर देना है हमारे को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या देना है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ना ही मसल फटीग होती है ना ही नर्व होता है, जंक्शन फटीग होता है ना। तो इस वाले प्रिपरेशन में फर्स्ट साइट ऑफ फटीग क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर बोलेंगे इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो वो फिर वो अलग चीज़ हो जाती है, उसमें लंबा हो जाएगा वीडियो। उसके बाद बोल सकते हैं यहाँ पर कि इस जो एथलीट्स के जो वो होता है, इसका एक क्वेश्चन और पूछा है कि जो एथलीट्स है वाई इनिशियली रन स्लो बट फिनिश लाइन पर आके फास्ट क्यों हो जाता है। तो यही बोलना चाहता है कि एथलीट शुरुआत में धीरे क्यों दौड़ता है और बाद में तेज़ क्यों हो जाता है। तो इसका रीज़न यही दिया है उसने कि यदि शुरुआत में तेज़ दौड़ेगा वो, तो क्या हो जाएगा, मसल बार बार वो करेगी, मतलब वर्क करेगी, और वो एनारोबिक एक्टिविटी करने लग जाएगी, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड और अदर केमिकल्स जमा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से फटीग उसको पहले आ जाएगी। यदि एथलीट पहले ही थक जाएगा तो वो फिनिश लाइन कैसे करेगा। इसलिए एथलीट पहले स्लो भागता है, जिसकी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन हो, और ताकि हमारी जो मसल में जो लैक्टिक एसिड वगैरह है वो डिपॉजिट ना हो। इसकी वजह से एथलीट्स इनिशियली स्लो रन करता है, उसके बाद फिनिश लाइन तक आते आते फास्ट हो जाता है। सो ये हमारा कंप्लीट ये ग्राफ हो गया है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाले एम्फीबियन के वीडियोस मिलते जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।